शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया जब जमीन जलने लगी। वो आग नहीं थी, वो रोशनी थी, सूरज की रोशनी, जो धरती को छूकर वहीं ठहर गई। भारी, तीखी, असहनीय। हवा में धातु जैसी गंध भर गई, अत्यधिक गर्म पत्थर की और किसी बहुत पुराने जले हुए छाल की जो सदियों से दबी हुई थी। त्वचा पसीने से नहीं बल्कि दबाव से सिहरने लगी, जैसे वातावरण स्वयं घना और शत्रुतापूर्ण हो गया हो। सड़कें पिघलकर काले आंसुओं की तरह टपकने लगीं। खेत फट गए, जैसे बहुत खिंची हुई सूखी त्वचा, नीचे फीकी मृत मिट्टी को उजागर करते हुए। कीड़ों की भनभनाहट रुक गई, पक्षी गीत के बीच ही गायब हो गए। लोगों ने हीट वेव को दोष दिया, फिर सूरज को, लेकिन सूरज नहीं बदला था। पेड़ चले गए थे। जहां पुराने जंगल अब भी बचे थे, घाटियों से चिपके छोटे छोटे भूले हुए टुकड़े या ऐसे राष्ट्रीय अभयारण्य जहां अभी तक परमिट नहीं पहुंचे थे, वहां हवा ठंडी बनी रही। भोर में अब भी ओस गिरती थी, काई से भरी गड्डियों में पानी जमा रहता था और दोपहर तक गायब नहीं होता था। वहां छायाएं मौजूद थीं, गहरी, मुलायम, जैसे छत्रों के नीचे आशीर्वाद बनकर ठहरी हों। बाकी हर जगह छायाएं पतली होने लगीं। दोपहर के चरम पर लोग झुलसती सड़क पर नंगे पांव खड़े होते और अपने पैरों के नीचे कुछ भी नहीं देखते, यहाँ तक कि अपनी परछाई का भूत भी नहीं। वैज्ञानिकों ने इसे एक दृष्टिभ्रम कहा। उन्होंने सिम्युलेशन चलाए, उपकरणों को फिर से कैलिब्रेट किया, शुरुआती उपग्रह विसंगतियों को सेंसर की गलती मानकर खारिज कर दिया, लेकिन आंकड़े लौटते रहे। महाद्वीपों पर उभरते अजीब तापीय निशान, ठीक ठीक उन जंगलों की आकृतियां जो कभी वहां थे। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी प्रदूषित नहीं, घायल लगती थी। रात में भी गर्मी धड़काते काले नीले घावों से भरी हुई। 28 साल के आरव अय्यर थर्मल मानचित्रों को तब भी देखते रहे जब बाकी सब चले गए थे। ग्रह की सतह पर वे काले आकार रात में ठंडे नहीं होते थे। वे ऐसे घावों की तरह व्यवहार करते थे जो भरने से इनकार कर देते हैं। पुराने गांवों के लोग चुप रहे। वे पहले से जानते थे। 22 साल की मीरा देवी बैठकों में नहीं गईं। वे बचे हुए पेड़ों के नीचे बैठतीं, हथेली मिट्टी पर रखे। जमीन डरी हुई है, उन्होंने एक बार कहा। किसी ने उसे दर्ज नहीं किया। सरकारों ने कारखाने बंद कर दिए, चिमनियां खामोश हो गईं, कार्बन ग्राफ नीचे गिरे। राजनेताओं ने जश्न मनाया, लेकिन सूरज क्रूर ही रहा। फिर अस्तित्व की नौकरशाही आई। रोशनी को कानूनी रूप से नियंत्रित किया गया। नगरपालिकाओं ने एक्सपोजर आवर्स घोषित किए। खुले सूरज में खड़े होने के लिए नागरिकों को परमिट चाहिए, उम्र, स्वास्थ्य और पेशे के आधार पर वर्गीकृत। छाया मुद्रा बन गई। ढहे पुलों के नीचे और छोड़े गए मॉल्स के कंडहरों में परछाई के काले बाजार पनप गए। लोग छत्र समय के मिनटों का लेनदेन सोने की तरह करने लगे। पतन अराजकता नहीं था, वो कागजी कार्रवाई, कतारें और रेटिना पर ठप्पे लगे डिजिटल कोटे थे। परफेक्ट दिन के उजाले में भी फसलें नाकाम रहीं। बीज मिट्टी में फटे, फिर उगने से इनकार कर दिया, सूखे से नहीं बल्कि किसी गहरे कारण से। शोधकर्ताओं ने अंततः एक ऐसी विफलता स्वीकार की जिसे वे समझा नहीं पाए। आदर्श परिस्थितियों में भी मिट्टी का पुनर्जनन रुक गया। रोशनी जमीन तक पहुंची, हाँ, लेकिन उसमें जीवन नहीं था, उसमें केवल क्रूर नग्नता थी। फिर बच्चे आए। नवजात शिशुओं की कोई परछाई नहीं थी। बुजुर्ग फुसफुसाए कि वे अस्थिर हैं, इस धरती के नहीं। वैज्ञानिकों ने उन्हें हर उपकरण से स्कैन किया, कोई दोष नहीं मिला। फिर भी रोशनी उनके आर पार ऐसे गुजरती थी जैसे वे भूत हों। कुछ बच्चे तेजी से बूढ़े होने लगे, 5 साल की उम्र तक त्वचा झुर्रीदार। कुछ बिल्कुल बूढ़े नहीं हुए, नन्हे शरीरों में प्राचीन चौड़ी आंखें। परछाई, पता चला, धरती से संबंध का प्रमाण थी। जानवर पहले गए। हिरणों ने खुले मैदान छोड़े, मधुमक्खियां छत्तों से गायब हो गईं। आरव ने मीरा से पूछा कि खेतों से पक्षी क्यों चले गए। जब जड़ें चुप हो गईं तब वे चले गए, उन्होंने जवाब दिया। खुदाइयों ने बाद में इसकी पुष्टि की। खुदाई परियोजनाओं में जीवाश्मित बनी जड़ों के जाल मिले, विशाल, जटिल, महाद्वीपों तक फैले हुए। वैज्ञानिकों को समझ आया कि जंगल पेड़ों का समूह नहीं बल्कि एक ग्रह अंग थे। ये जड़ें वायुमंडलीय दबाव, ऊष्मा वितरण, यहाँ तक कि विद्युत चुंबकीय संतुलन को भी नियंत्रित करती थीं। मानवता ने एक अदृश्य सिस्टम को तोड़ दिया था जिसे उसने कभी नक्शे में नहीं उतारा था, इंफ्रास्ट्रक्चर को दृश्य मानकर। हवा ने स्मृति ढोना बंद कर दिया। बीज यात्रा नहीं करते थे,
पराग सीधे जमीन पर गिर जाता था। खुले स्थानों में ध्वनि अजीब हो गई। आवाजें बाहर जल्दी बुझ जाती, जैसे हवा ने शब्दों को थामने की क्षमता खो दी हो। प्रकृति ने संवाद करना बंद कर दिया था। हताश होकर इंजीनियरों ने गुंबद, सोलर शील्ड, दर्पण छत्र बनाए। कृत्रिम छाया ने चमक रोकी, दबाव नहीं। लोग सिंथेटिक आवरण के नीचे भी कुचले से महसूस कर रहे थे। केवल जैविक छाया काम करती थी, और वो मर रही थी। मीरा के बीज अवैध घोषित कर दिए गए। पुरानी किस्में, मानसून में उगने वाला गेहूं, खारे पानी में फलने वाला चावल, जैविक जोखिम कहकर प्रतिबंधित कर दी गईं। उन्होंने उन्हें मिट्टी के घड़ों में जमीन के नीचे छिपाया। वे उगे नहीं, लेकिन सड़े भी नहीं। जीवन, अनुमति की प्रतीक्षा में। आरज ने आंकड़ों में और गहराई पर उतरना शुरू किया। उसे अंतिम पैटर्न मिला। जंगलों की कटाई केवल फसल विफलता से नहीं, बल्कि न्यूरोलॉजिकल विकारों में उछाल, गुरुत्व बोध के विक्षेप, लोग दोपहर में ज्यादा भारी महसूस करते हैं, और रक्त के असामान्य थक्के बनने से भी जुड़ी थी। पृथ्वी संसाधन नहीं खो रही थी, वे फिल्टर खो रही थी। इंसानों ने पेड़ नहीं काटे थे, वे जीवन और कच्ची कॉस्मिक शक्ति के बीच मौजूद बफर हटा दिए थे। सूरज की रोशनी नैतिकता को भी बदलने लगी। खुले आकाश के नीचे लोग चिड़चिड़े, आक्रामक, अविवेकी हो गए। दोपहर में अपराध बढ़े, संध्या में घट गए। पत्तों के नीचे या पुराने लकड़ी के बीम के तले ही शांति लौटती। लगता था कि सूरज की रोशनी केवल जीव विज्ञान नहीं, व्यवहार को भी नियंत्रित करती है। आकाश अब नीला नहीं था। रैले सर्किलन, जिस प्रक्रिया ने कभी छोटी नीली तरंगों को बिखेर कर आसमान को नीला रंग दिया था, कमजोर पड़ गई। कम एरोसॉल, कम जैविक पड़ों के साथ आकाश फीका बीमार सा सफेद हो गया। रंग से दिशा पहचानने वाले पक्षी गायब हो गए। मनुष्य बिना समझे ही दिशाहीन महसूस करने लगे। दुनिया का सुर्ख हो गया था। एक शहर में एक प्राचीन पेड़ बचा रहा, सड़कों से पुराना, सड़कों के नामों से भी पुराना। वे केंद्र में खड़ा था, एक भूले हुए देवता की तरह। उसकी छाल पर सदियों की नक्काशी, उसका मुकुट हर दिन की पहली और आखिरी किरणें पकड़ता। हर सूर्योदय उसकी ऊंची शाखाओं को ही छूता। बाकी शहर मंद पड़ा रहता। दीवारों से रंग उतरता, आवाजें धीमी होती, जैसे अस्तित्व की अनुमति का इंतजार हो। लोग हर सुबह वहां इकट्ठे होते, आदत से नहीं, श्रद्धा से। आरव ताप मापता था, मीरा समय। दोनों पेड़ को बचा नहीं सके। जब वे अंततः गिरा, विकास के लिए, सुरक्षा के लिए, कागजी बहानों में लिपटे कारणों से, अगला सूर्योदय कभी नहीं आया। अंधकार नहीं, केवल अनुपस्थिति। सरकारों ने आखिरी जंगल को विश्व धरोहर घोषित किया। टूरिस्ट उसे देखने उमड़ पड़े। उन्होंने झाड़ियों को रौंदा, कार्बन उगला, पत्तियों की तहों में माइक्रोप्लास्टिक छोड़ा। संयम के बिना श्रद्धा भी एक तरह का दोहन बन गई। जंगल उद्योग से भी तेज मर गया। पुनर्वनीकरण परियोजनाएं विफल रहीं। नन्हे पौधे ऊंचे, हरे, फोटोजेनिक उगे, लेकिन कोई सुरक्षा नहीं दी। न ठंड, न फिल्टरिंग। केवल वे जंगल काम करते थे जो मानव मस्तिष्क से भी पुराने थे। कुछ सिस्टम्स एक बार टूट जाएं तो दोबारा शुरू नहीं किए जा सकते। आरव की अंतिम रिपोर्ट में कोई दोषारोपण नहीं था, केवल एक वाक्य, जिसे वे कभी लिखेगा ये उसने नहीं सोचा था। संरक्षण को बाधा समझ लिया गया था, और वे एस्ट्रोनॉमर्स जो वेधशालाओं से देखते थे, ये पूछना छोड़ बैठे कि क्या गलत हुआ। वे पूछने लगे कि हमने क्या नहीं समझा। सूरज दुश्मन नहीं था, वे एक साक्षी था, तटस्थ, स्थिर, जो ये उजागर कर रहा था कि तब क्या होता है जब कोई प्रजाति ये भूल जाती है कि वे एक जीवित सिस्टम के भीतर रहती है। कक्षा से देखने पर पैटर्न निर्विवाद था। जहां जड़ें अब भी धरती को थामे हुई थी, वहां रोशनी दया करती थी। जहां ठूंठ गबरों की तरह खड़े थे, वहां वे जलाती थी। प्रकृति ने हर खोए पेड़ को याद रखा, हर कटी जड़ को। इसमें कोई बदला नहीं था, कोई क्रोध नहीं, केवल असंतुलन। सूरज उगता रहा, एक घायल दुनिया के लिए जो अब उसे ग्रहण करना नहीं जानती थी। और तभी मनुष्यों ने अंतिम पाठ समझा। अपने बच्चों को सिखाने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। पेड़ कभी प्रगति की बाधा नहीं थे, वे मनुष्यों और उनकी अपनी विनाशक शक्ति के बीच ढाल थे। बीजों की वापसी। मीरा के छिपे बीजों में से एक फूटा, जड़ें फिर फैलीं, हवा ने स्मृति लौटाई। बच्चे परछाई वाले हुए। सूरज की पहली किरण ने नए पत्ते को छुआ, इस बार दया से। धरती ने सांस ली, मनुष्य ने ढाल को गले लगाया।